हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि सामंतवाद क्या है और इसके पतन के क्या क्या कारण थे। तो जब सामंतवाद का पतन हुआ तो उसमें हमने एक चीज़ और देखी कि उस टाइम पे एक जो मध्यम वर्ग था उसका उदय हुआ और जो व्यापारी वर्ग था उसने अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत कर लिया। तो अब हम इसके आगे देखते हैं कि आखिर इतिहास में घटनाक्रम कैसे बदले होंगे और जो नए कुछ वाद हैं जैसे कि पूंजीवाद, उदारवाद, यथार्थवाद। तो जैसे ही लोगों की जो निर्भरता थी वो किसे थी, मतलब कृषि से हटकर उद्योग धंधों की तरफ गई, व्यापार की तरफ गई। तो जो एक वर्ग था उसने सोचा कि क्यों ना इसमें अधिक से अधिक पूंजी लगाई जाए, यानी कि धन लगाया जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाए, प्रोडक्शन जाए और फिर उसका सेल हो और ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। मतलब एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति हो सकता है जो जिसके पास में पैसे थे, या फिर एक समूह हो सकता है, दो तीन लोगों का समूह है जिसने सोचा कि क्यों ना हम एक प्रोडक्शन करना शुरू करें, उत्पादन करना शुरू करें। एग्जाम्पल ले लीजिए, क्यों ना हम एक कंपनी बनाएं जिसमें बहुत सारे मजदूर काम करें, उनसे सस्ते दरों में काम कराया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो यही जो व्यवस्था थी उन लोगों ने शुरू की आगे। तो इसमें क्या हुआ कि जितना भी जो स्वामित्व जो था वो उसी पूंजी, जो जिसके पास पूंजी थी उसके पास ही उसका स्वामित्व हो गया, जिसने पूंजी लगाई। तो जैसा कि हम है कि जो मनुष्य होता है वो स्वभाव से ही लालची होता है। तो फिर ये जो पूंजी वाले जो लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, इन लोगों के मन में लालच और बढ़ता गया और इन लोगों मतलब जो उनके मजदूर थे, जो कृषक थे, उन पे विशेष कुछ ध्यान नहीं दिया। मतलब अधिक से अधिक ध्यान दिया कि अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। मतलब इन्होंने अपने लाभ पे विशेष ध्यान दिया और उनसे परिश्रम करवाते रहे। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि जो जितने के लोग वो लोग परिश्रम करते थे उनके उस हिसाब से उनको मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। ठीक है। तो इस जो व्यवस्था आई, मतलब ये जो पूंजीपतियों वर्ग की जो व्यवस्था आई, मतलब इनका पूरे समाज में एक दबदबा जैसा हो गया। तो जो भी रूल रेगुलेशन थे वो भी सारे इन्होंने अपने सुविधा के अनुसार ही बनाए थे। जो किसान थे, कृषक थे, मजदूर थे, उनके कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। स्टार्टिंग में तो उनका कोई यूनियन भी नहीं था। फिर आगे आगे देखेंगे कि फिर जो मजदूर थे उन्होंने फिर अपने एक यूनियन बनाया, फिर उन्होंने कुछ मांगे रखनी शुरू की। तो जो ये व्यवस्था चली कि जैसे जो पूंजीपति होगा उसका एकाधिकार होगा, चूँकि ये निजी हाथ में होगा उसके, तो वो अधिक से अधिक लाभ कमाने की सोचेगा। तो इस पूरी व्यवस्था को पूंजीवाद कहते हैं। तो पूंजीवाद जो है वो एक अर्थशास्त्र की व्यवस्था है, मतलब जिसमें ये देखेंगे कि जिसमें उद्योग धंधों के बारे में ज़्यादा बात किया गया है। क्योंकि जो पूंजीपति वर्ग थे वो कहीं ना कहीं कोई उद्योग धंधा करने की चाह रहे थे, उसमें उन्होंने पूंजी लगाई थी, मतलब इन्वेस्टमेंट किया था। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई व्यक्ति होता है तो वो अपने हित के बारे में ही सोचता है। तो जो ये उद्योग धंधे जो भी हुए, जो पूंजीवाद में हुए, ये मतलब निजी थे, लोगों के निजी थे, जिसको निजीकरण भी बोलते हैं। आज भी काफ़ी चीज़ें चर्चा में होती है कि अगर किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जाए तो कई लोग धरने में बैठ जाते हैं कि भाई ये सरकारी चीज़ है, इसका क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि जो कोई भी निजी स्वामित्व वाली जो चीज़ होगी तो वो आदमी अपने हित के बारे में सोचेगा, ना कि सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगा। अगर यही कहीं की सरकार कोई काम करती है, अगर गवर्नमेंट कोई काम करेगी, तो वो जो गवर्नमेंट करेगी वो निजी हित उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। वो क्या करेगी, लोक हित के बारे में सोचेगी, मतलब पूरे समाज की भलाई के बारे में सोचेगी। तो ठीक ऐसा ही जो पूंजीवाद व्यवस्था थी वो अपने बारे में सोचती थी, लोकहित के बारे में नहीं सोचती थी। तो जो उसके जो वर्कर थे, जो बाकी लोग थे, उनको ऐसा लगा कि ये जो व्यवस्था है ये हमारे बारे में तो बिल्कुल सोचती नहीं है, ये अपने ही बस धन कमाने लगती है, पूरे रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा वही ले रहे हैं, हमें तो बस मजदूरी भी मिलती है, वो भी मजदूरी भी की सही अनुपात में नहीं मिलती है। तो ये एक बीच में थोड़ा सा मतलब एक संघर्ष टाइप से दिखा। जो मजदूर थे वो काफ़ी असंतोष रहने लगे और जो पूंजीवादी लोग थे, जो पूंजीपति लोग थे, वो भी बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको भी पता था कि भाई उनके पास पैसा है, तो जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है। लेकिन धीरे धीरे क्या देखते हैं हम कि जैसे समाज बदला, परिवेश बदले,
एक देश से दूसरे देशों का जब आवागमन सब कुछ शुरू हुआ, जब परिस्थितियों की डिमांड इतनी आ गई कि जब ये लगा कि हिंसक विद्रोह पे आ जाएंगे, मतलब परिस्थितियाँ अब हिंसक होने वाली थी, तब इसमें दोनों लोग थोड़े से लिबरल हुए। अब दोनों लोग लिबरल क्यों हुए? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि अगर मजदूर लिबरल नहीं होगा, अगर उसको काम से निकाल दिया जाएगा तो बेचारा भूखे मर जाएगा। अगर जो पूंजीपति वर्ग है, अगर उसके कंपनी में अगर मजदूर काम करने नहीं आए तो उसको उद्योग धंधा है पूरा चौपट हो जाएगा। तो इसलिए ये उस समय की डिमांड हो गई कि दोनों लोग लिबरल हुए, मतलब दोनों लोगों के जो विचार थे उसमें दोनों लोग अपने विचारों में थोड़े से नरम हो गए। तो इस जो व्यवस्था हुई, जो नरमी आई, लोगों के व्यवहार में जो नरमी आई, मतलब जो पूंजीपति वर्ग थे उन्होंने भी अब थोड़ा सा उनके वेलफेयर के बारे में सोचना शुरू किया। तो ये जो नरमी है, इसी नरमी को लिबरल बोलते हैं, मतलब उदार बोलते हैं। और जब ये व्यवस्था हुई, अगर ये जो पूंजीवाद आया जिसको हम अगर पूंजीवाद जो था ये अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है, पूंजीवाद में जो लिबरलाइजेशन हुआ, जब उदारवाद आया तो इसको हम आर्थिक उदारवाद बोल सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर किसी राजनीतिक कोई प्रणाली है, राजनीतिक व्यवस्था है, अगर उसमें नरमी आती है तो उसको राजनीतिक उदारवाद बोलेंगे। और अगर कोई सामाजिक व्यवस्था है, जैसे हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, पहले से थी, बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे, तो उन जो रूल रेगुलेशंस बने हुए थे, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, अगर उनमें आदमी थोड़ा सा लिबरल होता है, अगर उनमें थोड़ी सी नरमी बरती जाती है समय के अनुसार, तो उसको सामाजिक उदारवाद की संज्ञा दी जाएगी। तो हम देखेंगे कि जो ये उदारवाद था, इसकी अपनी भी कुछ खूबियां हैं। जैसे जो उदारवाद है वो वर्तमान की परिस्थितियों पर विशेष बल देता है। जैसे अब तक आ रहा था जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी, उसमें क्या था, कैसे था, इस बात पे ना ध्यान देके आज के परिवेश में इसकी क्या उपयोगिता है या आज के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे हल निकालना चाहिए, इस बात पे ज़्यादा विशेष ध्यान देता है उदारवाद। और जो आज की परिस्थितियों हैं इनको सही से समझना, सही से आकलन करना यथार्थवाद कहलाता है। तो जो उदारवाद है उसकी खूबी क्या है? यथार्थवाद है। और इसको हमने समझा है कि यथार्थवाद होता है कि आप अभी की जो परिस्थिति है, एट ए टाइम, मतलब अभी जो सही है, अभी हमें क्या करना चाहिए, जो क्या उचित है, इसको बोलते हैं यथार्थवाद। अब आगे चलते हैं तो उदारवाद का एक गुण और भी है, अनेकतावाद। मतलब जो उदारवाद है ये एकतावाद में विश्वास नहीं रखता, इस अनेकतावाद में रखता है, मतलब विषमताओं में विश्वास रखता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, इसके हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए। इसके बाद देखेंगे कि जो उदारवाद है ये मतलब जो एक धर्मनिरपेक्ष टाइप का है। जैसे सामाजिक उदारवाद बोलेंगे, जैसे कि पुराने भी कुछ हमारे जो लोग थे उनको हम उदारवादी थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, पुराने और भी 2-4 लोग थे जिन्होंने मतलब सती प्रथा को ख़त्म किया, या जो बाल विवाह था उसको ख़त्म किया। ये सब सारी चीज़ें भी एक रूढ़िवादी प्रक्रिया के तहत चली आ रही थी, तो इसको हम उदारवाद बोलेंगे कि इन लोग उदारवादी लोगों आए, इन लोगों ने इस प्रक्रिया को लिबरल बनाया, विधवा पुनर्विवाह जो नियम आए ये सब किया। लेकिन अब इससे भी आगे हटके अगर धर्मनिरपेक्ष बोलेंगे क्या आता है, तो ये जो लोग थे इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर ही किया। अगर हम धर्म को ही ख़त्म कर दें, लिबरल हो जाए, बिल्कुल इतने लिबरल हो जाए कि एक धर्म का दूसरे धर्म में कोई अंतर ना रह जाए, तो ये मतलब ये उदारवाद की ही परिभाषा है और उदारवाद के ये गुण हैं। आगे तो अब हम एक फिर से दोबारा चलते हैं, तो जो पूंजीवादी लोग थे उनमें थोड़े से वो लोग लिबरल हुए, उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन में थोड़ी नरमी बरती। इससे क्या हुआ कि जो नीचे का मजदूर वर्ग था उसको भी थोड़ी सी रियायत मिली, उन लोगों को भी रियायत मिली, तो इसके बाद उदारवाद आया। लेकिन धीरे धीरे अब डिमांड ये बढ़ने लगी, लोगों ने ये देखा कि अभी भी जो पर्याप्त संसाधन थे उस पर स्वामित्व जो था वो निजी था, एक ही आदमी का स्वामित्व था, ठीक है। और चूंकि ये निजी थे तो हमने देखा कि अगर सरकारी होता, अगर सरकार कोई करती तो लोक हित में करती, जनता के हित में करती। तो एक यहाँ से नया कंसेप्ट आया कि जो पर्याप्त संसाधन है उसमें सभी का बराबर का हक होना चाहिए। जैसे पहले क्या था, अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट किसको ज़्यादा था? मालिक को ज़्यादा था, मजदूर को बस मजदूरी मिलती थी। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो तो भी उसकी मजदूरी नहीं बढ़ती थी, कम हो तो भी नहीं बढ़ती थी। तो इन लोगों ने एक निचले वर्ग जो था, जो सर्वहारा वर्ग बोलेंगे, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने एक डिमांड की कि जो ये लाभ है इस पर सभी का हक होना चाहिए।
क्योंकि कंपनी में तो सभी काम कर रहे हैं। तो जो ये व्यवस्था थी जिसमें पर्याप्त संसाधनों या जो भी लाभ हुए उस पे सभी का बराबर का हक हो, मतलब सभी को उसमें हक मिले, इस व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। तो समाजवाद वो व्यवस्था होती है जिसमें जो पर्याप्त संसाधन है उस पे सभी का बराबर का हक हो। दोस्तों, आज हमने पूंजीवाद, उदारवाद, यथार्थवाद और समाजवाद, इससे अब हमें क्या होगा कि जब हम आगे के जब अपने टॉपिक पढ़ेंगे तो बीच में जो ये सारी चीज़ें आएंगी तो हमें समझने में आसानी होगी, और फिर जैसे जैसे करके चीज़ें आती जाएंगी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, हम उनको फिर दोबारा से समझेंगे।